नमस्ते दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग इतिहास का अध्याय 2 देखेंगे। कल हमने देखा इतिहास का अध्याय 1 कब क्या कहाँ यह अध्याय था, और आज हम लोग देखेंगे अध्याय 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो ये आज का टॉपिक है। तो जब हम लोग बुक पढ़ते हैं तो उसमें ये जो अध्याय पढ़ते हैं उसमें शुरुआत में हम लोग एक चित्र दिखाई देता है, एक लड़के का चित्र दिखाई देता है। ठीक है, एक लड़के का चित्र दिखाई देता है जिसका नाम था तुषार। ठीक है, तो ये जो तुषार है वो रेल यात्रा कर रहा था। तो जब वो रेल यात्रा कर रहा था तो वो उसे जो उसको सीट मिलती है, खिड़की के पास वाला सीट मिलता है, तो वो वहाँ से बैठ के वो बाहर का नज़ारा देख रहा था। वो देखता है कि पेड़ पौधे देखते हैं, घर खेत खलियान देखता है। तो उसी समय उसका जो एक चाचा है जो उसके साथ में था, वो उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है कि तुषार को बोलता है कि मात्र 150 साल पहले, ठीक है, मात्र 150 साल पहले रेल यात्रा करनी शुरू की थी। ठीक है, तो वही बताता है कि जो रेल यात्रा है वो मात्र 150 साल पहले ही हमारे देश में शुरू हुई थी। ठीक है, तो इसी के बाद में जो तुषार है वो सोचने लगता है कि ठीक है कि आज के वक्त पे हम लोग तो यात्रा करते हैं ट्रेन से, बस से, लेकिन कई सौ साल पहले लोग कैसे यात्रा करते थे, माने इस जगह से दूसरे जगह कैसे जाया करते थे, क्या वे यात्रा नहीं करते थे? माने इस तरह का सवाल तुषार के मन में उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसी से संबंधित आज का ये टॉपिक है। तो हम लोग अब देखेंगे विस्तार से। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं आरंभिक मानव। ठीक है, आरंभिक का मानव वही होता है जो प्रारंभ के समय में जब मानव का विकास होना शुरू हुआ, उस वक्त जो मानव के लोग थे वो उन्हें प्रारंभिक मानव कहा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, कि उस समय का जो इंसान लोग थे, मनुष्य थे, वो लोग इधर उधर क्यों घूमते थे। जैसा हम लोगों को पता है कि उस समय जो पूरा पाषाण काल के समय लोगों का जीवन कैसा था, वे आखेटक और खाद्य संग्राहक की तरह से जीवन जिया करते थे। आखेटक का मतलब क्या होता है? शिकार करना, और खाद्य संग्रह का मतलब होता है भोजन को कलेक्शन करना, संग्रह करना। ठीक है, तो इसी वक्त पे ये जो मनुष्य लोग थे वो भोजन इंतजाम करने के आधार पे उन लोगों को आखेटक या खाद्य संग्रह कहा करते थे। अब हम लोग ये देखेंगे कि वे लोग इधर उधर क्यों घूमते थे। तो वे लोग ये शिकार करने के लिए, भोजन को संग्रह करने के लिए वे इधर से उधर घूमा करते थे, और वे लोग पूर्णतः जंगलों पे डिपेंडेंट थे। ठीक है, वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा करते थे। ठीक है, तो इस तरह का वे लोग भोजन को संग्रह करते थे, शिकार करते थे। और आखेटक संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। ठीक है, लेकिन वे लोग ऐसा संग्रह करने के लिए, शिकार करने के लिए क्यों घूमते थे, ये प्रश्न आता है हम लोगों के सामने। तो ये जो होता है उसके वे कई कारण बताता है हमारा एनसीईआरटी का बुक। तो पहला कारण बोलता है कि वे लोग अगर एक जगह से ज़्यादा दिनों तक रहते थे तो आसपास के पौधे फल जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। ठीक है, जो भी जंगलों से फल फूल पाते थे वो लोग ज़्यादा दिन तक वो फल फ्रूट सब नहीं रहता था और एक दिन समाप्त हो जाता था, और इस कारण से वे दूसरे जगह पे चले जाते थे। दूसरा कारण हमें यही बताता है कि जब मनुष्य जो शिकार करते थे जानवर का, तो वो जानवर को ढूंढने के लिए, चारा को ढूंढने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, और शिकार का पीछा भी करते करते वे दूसरे जगह भी चले जाते थे। तो इस कारण ये भी कारण हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे तीसरा कारण कि यहाँ से वहाँ जाने का कारण क्या था संग्राहक लोगों का। ठीक है,
तो यहाँ पे यही बोलता है तीसरा कारण कि पेड़ पौधों के फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते थे। जैसा कि अभी गर्मी का मौसम है तो गर्मी में हमें क्या मिलता है, आम का फल मिलता है, लेकिन यह आम 365 दिन नहीं रहता है। तो उसी प्रकार से ये जो फल है वो मौसमी रूप से फलता है। तो मौसम के आधार पे मनुष्य भोजन संग्रह करने के लिए एक जगह से दूसरे स्थान जाया करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चौथा कारण देखेंगे कि हम लोगों को जीवन जीने के लिए पानी की खूब आवश्यकता होती है। जितने भी पृथ्वी में लोग रहते हैं उन लोगों को भोजन मतलब जीवन जीने के लिए जल की काफ़ी आवश्यकता होती है। और मनुष्य वैसी जगह पे रहता है जहाँ पे झील हो, झरना हो, नदियाँ हो। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ नदियाँ क्या होती है, बारिश मौसम पे ही डिपेंडेंट रहती है। मतलब बारिश का मौसम आया तो ही जल मिलेगा, बारिश का मौसम खत्म वो पानी भी धीरे धीरे सूख जाता है। ठीक है, तो वो लोग ऐसे इलाकों का जगह तलाशता था जहाँ पे नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता होगा। ठीक है, तो इसी तरह इन बातों को तलाश करने के लिए मनुष्य एक जगह से दूसरे स्थान में जाता है। अब अगला हम लोग देखेंगे टॉपिक है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। हम लोगों को आरंभिक मनुष्यों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो यहाँ पे हम लोगों को बोलता है कि जो पुरातत्वविद लोग होते हैं, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट लोग जो होते हैं, उन लोगों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिलती हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह के लिए किया जाता है। और ये जो पूरा वस्तु मिलता है उसका उपयोग माने ये जो वस्तु होते हैं वो पत्थर के हो सकते हैं, लकड़ी के हो सकते हैं, या हड्डियों के औजार हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों के सामने हम लोगों को जितने भी हथियार मिले हैं वो अधिकतर पत्थरों के औजार हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जो पत्थरों के औजार हमें प्राप्त हुए हैं। औजार किस तरह का होता है हम लोग आगे देखेंगे। तो हम लोगों को जो भी औजार मिला है तो उसका उपयोग जो प्रारंभिक के जो मनुष्य लोग थे वो लोग फल फूल को काटने, हड्डियां और मांस काटने, पेड़ों के छाल और जानवरों को खाल उतारने के लिए किया जाता था। और कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बांध तैयार किए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी और लकड़ियों का उपयोग अधिकतर ईंधन के साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यही देख रहे हैं कि जो पत्थरों के औजार हमें मिले हैं उनका उपयोग प्रारंभिक मनुष्य के लोग क्या क्या उसका उपयोग करते थे। तो ये आप लोग यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं, इस तरह का होता था पत्थरों का औजार। ठीक है, और पत्थरों को जो उपकरण हम लोग जो देख रहे हैं, हथियार देख रहे हैं, वो भी एक शेप बना हुआ है। यहाँ पर जैसे यहाँ देख रहे हैं नुकीला है, ठीक है, यहाँ भी नुकीला है यहाँ, लेकिन अलग तरीका नुकीला है। तो इस तरह का जो हथियार हमें मिला है उसका उपयोग लोग कुछ खुदाई के लिए किया करते थे होंगे। ठीक है, और जो इस तरह का जो दिख रहा है नुकीला, वो शायद कपड़े सीने के लिए इसका उपयोग किया करते थे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ना कुछ यूज़ था। जितने भी पत्थर के औजार हमें मिले हैं उसका कुछ ना कुछ यूज़ होता था। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे रहने की जगह निर्धारित करना। तो मनुष्य जो थे आरंभिक में पूरा पाषाण काल में, वो लोग किस तरह का जगह को देख के अपना निवास स्थान बनाते थे। तो वो लोग ये भी देखते थे कि कहाँ पे हम लोगों को नदियाँ और झील प्राप्त होंगी, आखेटक करने में और खाद्य संग्रह करने में परेशानी नहीं होगी। तो इन बातों को भी वो लोग ध्यान रख के किया करते थे। तो यहाँ पे एक मानचित्र दिखाया गया है। ठीक है, इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं। तो ये जो मानचित्र है, ये जो आप लोग रेड कलर का जो देख रहे हैं, ठीक है, रेड कलर का ये जो देख रहे हैं, यहाँ भीमबेटका है, यहाँ हुस्गी है,
यहाँ कुरनुल गुफाएं हैं। तो ये जो रेड कलर वाला है वो है पूरा पाषाण कालीन पूरा स्थल, ठीक है। और जो ब्लू कलर का आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये सब वो है नवपाषाण कालीन स्थल। और जो ग्रीन वाला है वो सब है महापाषाण कालीन स्थल। लेकिन हम लोगों को अभी क्या देखना है, पूरा पाषाण स्थल के बारे में, मतलब रेड कलर का जितना है वो सब के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अब देखेंगे जो ये जो आप यहाँ पे भीमबेटका देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका जो भीमबेटका है, ठीक है, ये आजकल वर्तमान में क्या मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये जो भीमबेटका है ये एक गुफा है, ठीक है, यहाँ निवास स्थल है, गुफा। पहले मनुष्य कहाँ रहते थे, घर तो होता नहीं था, वो लोग कहाँ रहते थे, गुफा में रहते थे। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि वे लोग नदियों को देखते थे, नदियों के तट पे वो लोग रहते थे। तो ये जो भीमबेटका है आपका नर्मदा नदी के तट पे स्थित है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। और जैसे ये देखिए आप लोग यहाँ पे जो गुफा देख रहे हैं वही है आपका भीमबेटका गुफा। और यहाँ पे जो शैल चित्र भी हम लोगों को मिले हैं गुफाओं से, ठीक है, शैल चित्र जो पत्थरों पे उत्कीर्ण होते हैं। और हर एक शैल चित्र का जितना भी चित्र बना हुआ है सबका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। जैसे यहाँ पे आप लोग मीनिंग क्या निकल रहा है कि यहाँ पे लोग आखेटक करते थे, आखेट करते थे, शिकारी करते थे भोजन संग्रह के लिए, ठीक है। तो अब हम लोगों के सामने अभी जैसे हमने कुछ देर पहले देखा पुरातत्वविद, तो ये पूरा स्थल क्या होता है ये भी हम लोगों को जानना है, ठीक है। तो पूरा स्थल हम उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे वहीं छोड़ गए। और छोड़ के क्यों गए, क्योंकि वे यहाँ से वहाँ एक जगह से दूसरे स्थान तक घूमते थे, इसलिए वे सामान को वे वहीं छोड़ के चले जाते थे। ये जमीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र और नदी के तल पे पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया कि ये पुरास्थल क्या होता है, जहाँ से हम लोगों को निवास स्थान प्राप्त होता है, प्रारंभिक मनुष्यों का औजार प्राप्त होता है, बर्तन इमारतें प्राप्त होती हैं, ठीक है। और ये जो पूरा स्थल है, ये पूरा स्थल हमें पृथ्वी के तल पे भी मिलता है, पृथ्वी के नीचे भी हमें मिलता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया है। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे आग का खोज के बारे में, ठीक है, क्योंकि पूरा पाषाण काल में ही आग का खोज किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है मानचित्र 2 में कुरनुल गुफा का पता लगाना है। मानचित्र अभी हम लोग देखे थे मानचित्र, तो ये है साउथ इंडिया में है, ठीक है। कुरनुल गुफा यहाँ पे पता चल गया, ये है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु होगा, ठीक है, कुरनुल गुफा। तो हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं कि क्या बोल रहा है कुरनुल गुफा के बारे में। तो ये जो कुरनुल गुफा है, यहाँ से हम लोगों को राख के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है, राख के अवशेष। तो राख कैसे बनता है, किसी वस्तु के जलने से जो अवशेष बचता है वो राख होता है, ठीक है। तो यहाँ से कुरनुल गुफा से हम लोग को जो राख मिला था, तो इससे पता चलता है कि आरंभिक के लोग आग जलाना सीख गए थे। क्वेश्चन आ सकता है कि आग की खोज कब की गई थी, तो पूरा पाषाण काल में की गई थी। भारत में पूरा पाषाण काल में आग का अवशेष हम लोगों को कहाँ देखने को मिला, राख के अवशेष कहाँ मिले, तो वो होगा कुरनुल गुफा। कुरनुल गुफा कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है। तो वही इसका अर्थ होता है, ठीक है। इतना आप लोगों को पता चल गया। अब हम लोग देखेंगे बदलती जलवायु के बारे में, ठीक है। अभी हम लोग देख लिए पूरा आरंभिक मनुष्यों के बारे में, वो लोग कहाँ रहते थे, यात्रा क्यों करते थे, और आग का खोज कहाँ हुआ, ये सब हम लोग देखे। लेकिन अब हम लोग देखेंगे बदलती जलवायु के बारे में।
लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु का बड़ा बदलाव देखने आया। ठीक है, कब आया? 12,000 साल पहले। ठीक है, और गर्मी बढ़ने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़ बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। ठीक है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगी और घास के मैदान का विस्तार होने लगा। कैसे? गर्मी जलने लगी तो जंगल नष्ट होने लगे, जंगलों में आग लगने लगी, जिससे जंगल नष्ट हो गए और एक घास वाला मैदान का निर्माण हुआ। ठीक है, और इन मैदान बनने के कारण यहाँ ढेर सारे जानवर का संख्या में वृद्धि होने लगा। ठीक है, और जितने भी मनुष्य थे तो इतने जानवरों को बढ़ने से वे जानवरों का शिकार भी करने लगे और इनके पीछे आए और खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है तब वे इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने की बात सोचने लगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? जानवरों का संख्या का वृद्धि होने लगा तो वे लोग शिकार करने लगे। ठीक है, और शिकार करते करते उन लोगों को प्रजनन के बारे में ज्ञान होने लगा, जानवरों के प्रजनन के बारे में, और धीरे धीरे करके वे जानवरों को पालने का मतलब पालतू बनाने का, पशुपालन करने का उनके मनों में विचार आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को यही पता चल रहा है कि पूरा पाषाण काल से ही मनुष्य पशुपालन में बढ़ चुका था। ठीक है, तो यही अगला टॉपिक है, खेती और पशुपालन। ठीक है, तो ये जो हमारा उपमहाद्वीप है, हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है, यहाँ से कई कई इलाकों से हम लोगों को गेहूँ, जौ और धान जैसे कई अनाज हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, तो इसी से हम लोगों को पता चलता है कि उस वक्त लोग गेहूं, धान और ये सब का खेती करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, और अनाजों को वे खुद से पैदा करने लगे और वे धीरे धीरे क्या बन गए? कृषक बन गए, मतलब किसान बन गए। ठीक है, किसान बन गए। सबसे पहले वे जानवरों को पालतू बनाए, पालतू बनाने के बाद वे फसलों को उपजाना शुरू किए और वे एक अच्छे किसान बन गए। ठीक है, और आगे हम लोग यही देखते हैं कि वे अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर पालतू बनाते थे। ठीक है, जैसे भेड़ बकरी हुआ, गाय बैल हुआ, तो वो सब माने मनुष्य लोग घरों के पास चारा रखते थे ताकि जानवर अट्रैक्ट हो सके, आकर्षित हो सके और वे लोग जानवरों को पकड़कर पालतू जानवर बना पाए। ठीक है, तो सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह था कुत्ता। ठीक है, कुत्ते का पूर्वज को सबसे पहले पालतू जानवर बनाया गया था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर जो झुंड में रहते थे। ठीक है, तो धीरे धीरे कुत्ता के बाद वे लोग दूसरे जानवरों को भी पालतू बनाने लगे और वे धीरे धीरे पशुपालक भी बन गए। वे कृषक भी बन गए, पशुपालक भी बन गए। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब हम लोग देखेंगे एक जीवन शैली। मनुष्य अब किसान भी बन चुका है, पशुपालक भी बन चुका है और वो ऑलरेडी पहले से क्या है? कुशल संग्राहक भी है। तो जितना भी जीवन जीने के लिए, जीवन शैली बनाने के लिए चाहिए, वो सब मनुष्यों में आ चुका था। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बोलता है कि तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो तो तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इससे कुछ दिन या महीने या साल तक लग जाता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उसकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। ठीक है, जब वे कृषक बने, किसान बने, तो वो लोग जब कुछ अनाज, वृक्ष का रोपण करने लगे तो वो लोगों को कई समय तक एक जगह पे रहने लगने लगे और बीज बोने से लेकर फसल पकने तक
पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी रक्षा करने जैसे बड़े बड़े काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज और उपयोग बहुत संभाल कर रखना पड़ता था। तो इससे हम लोगों को यही पता चल रहा है ये पैराग्राफ को पढ़ के कि मनुष्य एक जगह पे स्थिर रहना कब से शुरू किया। ठीक है, यहाँ पे खेती इसका अहम योगदान रहा कि मनुष्य एक स्थायी जीवन भी जी सकता है एक जगह पे रहकर। तो ये चीज़ हम लोगों को इसके द्वारा जीवन शैली में एक परिवर्तन देखने को मिलता है मनुष्यों का। वे खेती करना सीखा, ठीक है, और एक जगह पे रहने के भी बात वो सीख पाता है। जब वो एक कुशल कृषक बन जाता है तो उसके बाद वो फसल को भंडारण करने का बात भी सोचता है। मतलब जो भी रोपता है और उससे जो अनाज प्राप्त होता है उसको एक जगह भंडारण करने का भी बात आपको पूरा पाषाण काल से ही उनके मनों में आता है। और वे भंडारण करने के लिए वे मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाते हैं, टोकरियाँ बनाते हैं, या फिर जमीन में गड्ढा खोद कर उन्हें रखता था। ठीक है, तो भंडारण के लिए वे लोग क्या क्या करते थे? एक तो एक बर्तन बनाया, टोकरियाँ बुना गया और जमीन में गड्ढा खोदकर रखा गया। तो इस तरह से वे भोजन संग्रह करना सीख गए। तो अगला यही देखते हैं, अगला जो टॉपिक हम लोग के सामने है तो वो है जानवर चलते फिरते खाद्य भंडारण। ठीक है, तो जानवर क्या देते हैं? बच्चे देते हैं, उसकी संख्या बढ़ती है और जानवरों की देखभाल की जाए तो उसकी संख्या बढ़ती ही है और साथ ही उससे दूध भी प्राप्त होता है और भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से मांस मिलता है और दूसरे शब्दों में कहा जाए पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया कि ये जो अगर हम लोग जानवर का पालन करते हैं तो उस वक्त जो पूरा पाषाण काल के जो मनुष्य थे जब उन्होंने जानवर का पालन करना सीखा तो उन्हें ये पता चला कि जानवर का पालन करने से उसकी संख्या तो बढ़ेगी ही और साथ ही इन जानवरों से हम लोगों को दूध भी प्राप्त होगा और दूध के साथ में उसे मांस भी प्राप्त होगा। तो इन सब से उन्हें पता चला कि वे जानवर का पालन करेंगे और वे एक उसका और ये जानवर से उन्हें भोजन भी प्राप्त होता है, उनका ये ज्ञान उन लोगों को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि आरंभिक कृषक पशुपालकों के बारे में पता लगाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को पता लगाना है कि मनुष्य आरंभिक समय में पशुपालक कब बना और कृषक कब बना, इन सब बारे में इस यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को कृषक और पशुपालक के बारे में जो साक्ष्य मिले हैं वो हमारा भारत देश का पश्चिम उत्तर क्षेत्र जिसको आधुनिक कश्मीर और पूर्व दक्षिण भारत में पाया जाता है। ठीक है, तो इन जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में हम लोगों को पशुपालक और कृषक होने के साक्ष्य हम लोगों को मिले हैं। ठीक है, इतना आपको लोगों को समझ में आ गया? तो अब हम लोग देखेंगे अगला जो है, अब हम लोग देखेंगे स्थायी जीवन की ओर कि मनुष्य जिस प्रकार ये घुमंतु तरीके से अपना जीवन यापन करता था, लेकिन जब वो धीरे धीरे वो पशुपालक बनता है, कृषक बनता है, तो वो धीरे धीरे करके वो एक स्थायी जीवन की ओर विकसित होता जाता है। ठीक है, तो जो पुरातत्वविद हैं उन लोगों को पुरास्थलों से झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं। ठीक है, जैसा कि कहाँ मिला है, ये एक भुज होम नाम के एक जगह है। एक मिनट, हाँ, ये एक भुज होम करके एक जगह है जो वर्तमान कश्मीर में है। तो वहाँ पे
गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। और गर्तवास क्यों बनाया जाता था? जैसे ये आपका कश्मीर है, वो एक बर्फीला क्षेत्र है, वहाँ काफ़ी ठंड होती है, तो इस कारण से लोग गड्ढे बना के ज़मीन के अंदर गड्ढे बनाते थे और वहाँ पे वो लोग रहते थे। तो ऐसे जगह को, जो नीचे वाला जो घर होता है, उसको गर्तवास कहा जाता है। ठीक है। और यहाँ पे आगे बोलता है कि इन जगहों से पत्थर के औजार भी हम लोगों को मिले हैं। ठीक है। और इनमें से ऐसे कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण कालीन उपकरण से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग भी माना जाता है। ठीक है। जो पूरा पाषाण काल के जो औजार होते हैं उससे कुछ अलग हम लोगों को देखने को मिला है, तो माने कुछ अलग, मतलब डेवलप्ड रहता था उपकरण। ठीक है। तो इसलिए उनको नवपाषाण युग का माना गया है। ठीक है। और इनमें से वे औजार भी थे, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिखाते हैं, जो भी औजार उन लोगों को वहाँ पे मिले हैं वो मतलब कुछ पॉलिश चढ़ाया हुआ रहता था औजार, माने पूरा चिकना दिखेगा, लगेगा उस पर पॉलिश चढ़ा हुआ है। और ओखली और मूसल का प्रयोग, मतलब ये सब भी वहाँ देखने को मिला है। ठीक है। मतलब अनाज को पीसने के लिए उसका यूज़ होता था, ओखली और मूसल का। और उसी तरह के प्राचीन प्रस्तर युगीन औजार का निर्माण और प्रयोग लगातार होने लगा, और कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। जैसे आप लोग यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं फोटो, जैसे देखिए कितना यहाँ पे सार्फ है, मतलब कुछ ज़्यादा ही चिकना है, लग रहा है देख के कि ये पॉलिश किया हुआ है। ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसको नवपाषाण युग का माना गया है इन सारे औजारों को। ठीक है। जैसा पिछला क्लास में भी हम लोग देखे थे घड़ा के बारे में, ये एक पात्र है। ठीक है। पात्र है जिसका यूज़ क्या किया जाता था? जल रखने के लिए, अनाज रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। तो पूरा पाषाण काल का कुछ अलग तरीका का होता था। तो वही बोल रहा है कि यहाँ जो मिला है वो नवपाषाण युग का माना गया है। ठीक है। नवपाषाण युग का माना गया है। और इस तरह का जो बर्तन बनाया जाता था उसका उपयोग वे लोग क्या करते थे? चावल, गेहूँ, दल जैसे अनाज जब आहार का महत्वपूर्ण स्थान बन गया तो साथ ही साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाए जा सकते थे। तो ये जो वस्तु है उसका उपयोग तो संग्रहण के लिए किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे लोग कपड़े भी बुनने लगे, यहाँ पे कह रहा है। ठीक है। क्यों? कपड़ा का भी उन लोगों को कुछ न कुछ अवशेष यहाँ से मिला है। ठीक है। और एक ये जो मेहरगढ़ करके एक जगह है, तो चलिए हम मेहरगढ़ ढूंढते हैं कि ये आपका मेहरगढ़ कहाँ पे है। मानचित्र कहाँ गया? ये रहा मानचित्र। तो मेहरगढ़ आपको ढूंढना है, कहाँ पे है? मेहरगढ़ आपका है पाकिस्तान में। ठीक है। पाकिस्तान, वर्तमान के पाकिस्तान में है ये मेहरगढ़। ठीक है। तब हम लोग चलेंगे वहीं पे मेहरगढ़ पे कि मेहरगढ़ में हम लोगों को क्या के साक्ष्य मिले हैं। हम लोग ढूंढ चुके हैं मेहरगढ़ कहाँ पे है। तो यहाँ पे मेहरगढ़ के बारे में लिखा हुआ है कि यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। जैसा आपने मानचित्र में देखा कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान होते, अफगानिस्तान होते ईरान जाने का ये एक रास्ता था, और ये एक हरा भरा समतल स्थान था। तो इससे हम लोगों को यही पता चलता है कि लोग वहाँ रहा करते थे, स्त्री पुरुष। और इस इलाके के सबसे पहले गेहूँ, जौ उगाना और भेड़ बकरी पालन यहाँ पे शुरू किया है सबसे पहले। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे गेहूँ और जौ की खेती किया गया और भेड़ बकरी का पालन भी किया गया था। और यहीं से विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। इनमें से हिरन, सुअर जैसे जंगली जानवर और भेड़ बकरियों के हड्डियाँ भी प्राप्त हुए हैं। और वहीं से हम लोगों को
चौकर और आयताकार घरों के भी अवशेष हम लोगों को मिले हैं, और जितने भी घर मिले हैं वे 4 या उससे ज़्यादा कमरे के होते थे। जैसे यहाँ पे आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं 4 कमरे हैं, तो 4 या उससे ज़्यादा कमरे के होते थे, और जिसमें से कुछ जो कमरा होता था भंडारण के रूप में या संग्रह करने के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, और यहाँ पे आगे बोलता है कि मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे और लोगों की आस्था होती थी, और मृत्यु के बाद भी जीवन होता था उनका मानना था। इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामानों को भी रख दिया जाता था। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे पिक्चर में आप लोग भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसी कई कब्र मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया जाता है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं पिक्चर में। तो संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ठीक है, तो जैसा ऊपर में देखे आप लोग कि मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, तो इसलिए कब्र में ये बकरियों के रखा गया है, ताकि जब वो परलोक में जाता है तो वो वहाँ पर भी इसे खाकर अपना भोजन ग्रहण कर सकता है। तो ये चीज़ उन लोगों का मानना था। ठीक है, तो इतना जो भी आज हम लोग देखे वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। आज हम लोग देखे थे कि आखेट संग्रह, मतलब आज का अध्याय में हमने जाना कि मनुष्य कुशल संग्राहक कैसे बनता है, भोजन उत्पादक कैसे बनता है, एक कुशल कृषक कैसे बना, एक उनका स्थायी जीवन कैसे शुरू हुआ, और कुछ कुशल पशुपालक कैसे बने, इन सब के बारे में हमने आज अध्ययन किया। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा क्लास हो चुका है। मैं कोशिश करूँगा कि क्लास को छोटा छोटा, मतलब एक लेसन मतलब 2-3 पार्ट करके लाऊं, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाता है। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।